तो आदर अभिनंदन, आभार, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रिगेड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हां, आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 में मोर देन 5800 प्लस वैकेंसी नोटिफाइड की जा चुकी हैं, जैसा कि आप सभी को पता। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी विद्यार्थियों स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर, मेनली बैंकिंग सेक्टर्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस फॉर्म के लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आपको फॉर्म फिल करना है। लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिनको ध्यान पे रखना है। तो आज का ये जो इवेंट है ये मेनली मैंने आपको इसलिए किया गया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। वन बाय वन हम स्टेप चलेंगे। यहाँ पर एक एक डिटेल हम आपको फॉर्म फिल करते हुए, लाइव फिल करते हुए दिखाएंगे कैसे फॉर्म फिल होगा और क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी गलती हो जिसकी वजह से आपने जो पूरे ईयर, पूरे कई सालों से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ एक सिली मिस्टेक की वजह से आप इस बार भी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन ना दे पाए। क्योंकि बिकॉज वहां पर साफ साफ आईबीपीएस में मेंशन है कि एक बार अगर आप डेटा फिल कर देते हो, आफ्टर फिलिंग द डेटा एंड सबमिशन ऑफ द फॉर्म, यू कांट चेंज एनी इंफॉर्मेशन। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कोई भी मिस्टेक करें जिसकी वजह से आप क्या कर सकें, फॉर्म एग्जाम ना दे पाए। ठीक है, तो बिल्कुल चलते हैं वन बाय वन। हम आपको बताएंगे कि आईबीपीएस की ये जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी, जो मोर देन 5800 वैकेंसी नोटिफाइड हुई है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी ने लगभग इसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से प्रिपरेशन रखने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के जो गाइडलाइंस है वो क्या है, वो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन चलते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे आईबीपीएस के ऑफिशियल साइट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल जाइए, विजिट करिए महिंद्रा.org पे, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद आपको लिंक फिल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको पहले से रिक्वायरमेंट हो कि वो मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सबसे पहले एक फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कि एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, एक फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। इस फोटोग्राफ का जो साइज है, इस फोटोग्राफ का जो साइज है वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। मतलब जो फोटो को आप रिसाइज कर लीजिएगा, जो भी आपकी फोटो है वो 20 KB से 50 KB के बीच की एक फोटो होनी चाहिए आपके पास। जिसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, सामने की तरफ होनी चाहिए। और एक क्लियर क्लियर रिसेंटली जो आपकी फोटो आपने खिंचवाई हो वही फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साथ में अगर हम बात करें सिग्नेचर, बिल्कुल एक सिग्नेचर भी होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो साइज है, तो केबी में अगर हम साइज बताएं तो वो आपको बताया गया है 10 से 20 KB के बीच। मतलब आपको 10 से 20 KB के बीच का सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर, एक ऐसा फोटो सिग्नेचर का भी स्कैन करके रखना है जिसका साइज 10 से 20 KB का है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये भी यहाँ पर बताया गया कि आपको जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसको भी रेडी करके रखना है। तो बिल्कुल जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसका अगर मैं साइज बता दूं तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो आपका साइज यहाँ पर रहेगा उस इम्प्रेशन का, ठीक है, वो आपका जहां तक रहेगा 20 से 50 KB के बीच का। और सबसे लास्ट चीज जो बचती है वो बचता है क्या, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपको भी यहाँ पर जिसमें कुछ लिखा गया है कि आई अपना नाम लिखेंगे। हेयर बाई डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको हैंड रिटन लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। सिग्नेचर भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। आपका डिक्लेरेशन भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। कर्सिव राइटिंग, हैंड रिटन आपको लिख लेना है डायरेक्टली जैसे आप लिखते हैं। और आपको मैं बता दूं इसका जो साइज होगा वो आपका 50 KB से लेकर, इसको स्कैन कर लेंगे लिखने के बाद, 50 से लेकर 100 KB के बीच में होगा। दूसरी बात, आपको एक बात याद रखनी है, जो भी आप लिखेंगे चाहे वो डिक्लेरेशन हो चाहे वो सिग्नेचर हो, इसमें आप डियर स्टूडेंट याद रखना सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे, ब्लैक इंक पेन का यूज करेंगे। तो आपको ब्लैक पेन ही यूज करना है। ठीक है, ब्लू पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन का ही यूज करना है।
तो आपको चार चीजें आपको रेडी रखनी है, फोटोग्राफ रेडी रखना है, सिग्नेचर रेडी रखना है, थंब रेडी रखना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन रेडी करना है, जिनके साइज मैंने दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसको आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी पढ़ सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसके लिए आपको पूरा पूरा डिटेलिंग दे रखी है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ रहा हूँ, इसके पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 पे इस बारे में दिया गया है गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर सेम वही चीजें मेंशन की हैं जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई फोटोग्राफ का साइज क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि फोटोग्राफ का साइज क्या होगा, यहाँ आपको ये बताया गया है कि सिग्नेचर का साइज क्या होगा, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट का साइज क्या होगा। एवरीथिंग इज क्लियर हियर। जो आपको आपको याद रखना है, ये फोटोग्राफ हो गया, ये आपका सिग्नेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी हो गया, आपका थंब इम्प्रेशन हो गया यहाँ पर। उसके बारे में भी बताया गया है कि भाई जो सिग्नेचर है वो भी ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। जो थंब इम्प्रेशन है उसका साइज 50 से 20 केबी के बीच में होगा, या तो डायमेंशन भी दे रखी है 240 इंटू 240 पिक्सल के रूप में, 3x3 सेंटीमीटर के रूप में। और साथ में यहाँ पर आपको अगर हम बात कर दें, इसके अलावा डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश में क्लियरली होना चाहिए, जिसके लिए वर्डिंग हमने आपको दिखाई थी, तो वो वर्डिंग वहां पर मेंशन है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ये चीजें भी आपको समझना। और इसका जो साइज रहेगा वो आपका रहेगा 50 से 100 केबी के बीच में। ठीक है, आई होप ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, पहले से तैयार रखनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले ही ये आपको रेडी रखने हैं, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा। ठीक, करते हैं हम लोग इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले आप ibpsonline.ibps.in पर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस आपका होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहे हैं इस बार। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में रखो, स्मॉल लेटर्स में रखो, यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हरदम फॉर्म को हम लोग कैपिटल लेटर्स में फिल करते हैं, तो हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही फॉर्म को फिल किया। आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, फिर दोबारा से फर्स्ट नेम फिल करेंगे कंफर्म करने के लिए। मिडिल नेम आप अपना फिल करेंगे, कंपलसरी नहीं है मिडिल नेम, और लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम फिल करना कंपलसरी है। लेकिन एज पर द डॉक्यूमेंट, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, जो भी आपके आईडी में, जो भी आप अपना आईडी लेके जाते हो, फोटो आईडी या डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, उसमें जो भी आपका नेम मेंशन है वही यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल मिडिल नेम की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जिस पर एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर 9 मैं अपना नंबर फिल कर रहा हूँ, उसको कंफर्म करना है। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर आपको फिल करना है, चाहे तो डाल दें, अगर आपको लगता है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल डेफिनेटली डालना चाहिए आपको। ये नंबर भी आगे जाके कभी ना कभी काम आता है, जब आपका किसी भी वजह से मेन नंबर जो है आपका कभी काम नहीं करता और आपसे कोई डेटा मिस हो जाता है, तो एज पर रिकवरी आपका अल्टरनेट नंबर काम आता है, तो आप जरूर उसको भी फिल करें। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पर रखनी है, जो किसी भी डोमेन में हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये सारी चीजें आप अपने पास ही रखिएगा, वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आप यूज करते हैं यहाँ पर, चाहे वो जीमेल हो, हॉटमेल हो, लाइव हो, याहू हो, रेडिट हो, सारी चीजें यहाँ पर है। जीमेल की मैंने एक यहाँ पर ईमेल आईडी डाली है। अब यहाँ पर डोमेन नेम जो है, ईमेल आईडी में मैंने सिर्फ ईमेल आईडी के पहले @ से पहले की डिटेल दी है, ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ था, देन आफ्टर मैंने जीमेल की थी तो जीमेल डोमेन नेम ले लिया। अब यहाँ पर आपको पूरी आईडी एक बार में लिखनी है। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी आईडी लिखूंगा, उसमें @ भी लिखूंगा, और gmail.com है तो आगे gmail.com, अगर आगे याहू है तो याहू आप जो भी लिखते हैं। फिर नीचे एक कैप्चा सिक्योरिटी कोड के तौर पे दिया गया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी देर के लिए खुद को गायब कर लेता हूँ यहाँ स्क्रीन से। ठीक है,
अभी ये कैप्चा देखो स्मॉल में यहाँ पे कैप्चा दे रखा है, मैं कैप्चा फिल कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे पहले आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जहां आपको अपना नेम, कंप्लीट नेम एज पर द आईडी प्रूफ एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट उसको डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी फिल करके कैप्चा करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर द डाटा एंटर्ड इज करेक्ट, वो बोलेगा कि आप जो भी डेटा फिल कर रहे हो आप सही भर रहे हो, क्योंकि इसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन जो है वो कम नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ एयर यहाँ लिखा आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट और एज नो चेंज, और एडिट का जो ऑप्शन है वो जो है अलाउड नहीं होने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन भरिएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको एक पेपर डाउन कर लीजिए। इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मैसेज भी आ जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर ये दिखने लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको दिख नहीं रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज आ चुका है एबीपीएस का, आपके जीमेल पर भी आ चुका है यहाँ पर, और मोबाइल नंबर पे भी आ चुका है। तो जो भी आपने मोबाइल नंबर फिल किए होंगे वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बिल्कुल आ गया है। अब डियर कैंडिडेट, मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो इसका अगला प्रोसेस होगा वो होगा आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भरने का। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ फिल करना है। मैंने ऑलरेडी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था उसके अकॉर्डिंग फोटोग्राफ कर लिया है, तो मुझे कुछ नहीं करना, चूज एन फाइल पे क्लिक करना है। कौन सी फाइल मुझे चूज करनी है, मैंने डेस्कटॉप में आईबीपीएस के नाम के फोल्डर में रखा है, ये मेरा फोटोग्राफ है, मैंने फोटोग्राफ को क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अगर कोई एरर नहीं है, फोटोग्राफ दिए हुए डायमेंशन और साइज के अकॉर्डिंगली है, तो वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे सिग्नेचर बोलता है, तो आप फिर सिग्नेचर के लिए चूज फाइल करें और यहाँ पर सिग्नेचर पर क्लिक किया मैंने और मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर नेक्स्ट जाना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो आपकी आगे की इंफॉर्मेशन फिल करवाएगा, तो चलिए हम इसके आगे की इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। एक बात को ध्यान से रखना है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी आपको पता ही आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सारी कैंडिडेट जो ओबीसी, एसटी और एससी में नहीं जाते हैं और उनकी जो वार्षिक आय है ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर डेटा दे रखा है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस के बारे में सारी डिटेल यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। आप वहां पर ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, जैसा कि वहां पर लिखा है कि पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, मतलब जो एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते, पहली बात मतलब उन्होंने इसका रिजर्वेशन नहीं लिया। वो सारे कैंडिडेट जिनकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से नीचे है, ठीक है, उनकी लैंड प्रॉपर्टी 5 एकड़ एग्रीकल्चर से कम है, रेजिडेंशियल फ्लैट जो है उसके बारे में 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, ये सारी कुछ चीजें वहां पर मेंशन की गई, उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या आगे बन सकता है तो बिल्कुल आप इसे फिल कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको आगे दिखाना होगा जब आपका वेरिफिकेशन होगा, जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे और जब आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, देयर यू विल हैव टू शो दैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर्म। तो अब इसके आगे आपको देखना है कैटेगरी वाइज आप फॉर्म फिल करें, जो भी आपकी कैटेगरी आप उसको चूज कर लें बिल्कुल यहाँ पर, उसके बाद आप आगे बढ़ें। यहाँ पर जैसे आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ओबीसी कैटेगरी पे क्लिक किया या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ लिखा है देखिए, प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड। बाद में आपको कैटेगरी में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है ओबीसी कैटेगरी से तो बट कमिंग अंडर द क्रीमी लेयर एंड or if their caste does not find place in the सेंट्रल लिस्ट कास्ट नेम मेंशन इन, देखो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो सेंट्रल लिस्ट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो जारी की जाती है, अगर वहां पर आपकी कैटेगरी ओबीसी में नहीं आती तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस केस में आपका जनरल कैटेगरी से ही रिजेक्ट, मतलब आप ओबीसी कैटेगरी से नहीं, वो जनरल कैटेगरी से ही आपका फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो फिर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बोलता है। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फॉर्म फिल करें। उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आप
जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है, अगला जो आपको फिल करना होगा डेटा, वो यहाँ पर करना होगा, आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर दोज हु डाइड, जो 1984 के राइट्स हुए थे, क्या उसमें आपके यहाँ जो भी है वो उसमें आपका बच्चा या कोई फैमिली मेंबर खत्म हुआ था, इस तरह से पूछा गया है। मतलब आर यू चाइल्ड और फैमिली मेंबर्स, मतलब कोई जो भी आप जो भी 1984 के राइट्स में है वो आपसे बिलोंग करते हैं, आप उनके चाइल्ड है या उनके रिलेटिव है, तो आप उसे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज नो करेंगे आप। ठीक है, रिलीजन पूछेगा, आप अपना रिलीजन फिल कर सकते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, आप इसके हिसाब से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पूछेगा कि आप माइनॉरिटी से आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं, इफ यस देन यस, अदरवाइज नो आप फिल करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन, इफ यस देन यहाँ पर देख लेंगे। गाइडलाइंस दे रखी है यहाँ पर, एक बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन है, आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी है कि एक्स सर्विसमैन क्या होगा, ठीक है, क्या ड्यूटी उसका एक्ट होगा, इस अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटी जो है वो आपको यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की रखी हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन, देन नो कर सकते हैं। आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, बिल्कुल नहीं है, जब एक्स सर्विसमैन ही नहीं है तो डिसेबल्ड यहाँ से कैसे होगा, अगर यस है देन आप डेफिनेटली, इसको भी वहीं पर मेंशन किया गया है डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन में। उसके बाद आते हैं कि आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन के इन एक्स एंड डी एक्सेस कैटेगरी में आते हैं, तो कोई भी एक ऐसा सर्विसमैन जो वर्क करते टाइम किल्ड हुआ है ना, वो डी एक्सेस भी इसमें डिफाइन है। ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पर, डी एक्सेस क्या होता है, सर्विसमैन किल इन द फॉलोइंग ऑपरेशन वुड बी डीम्ड हैव टू बी किल्ड इन द एक्शन एट्रीब्यूटेबल टू द मिलिट्री सर्विस, वॉर लाइक ऑपरेशन बॉर्डर, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं, आप देख सकते हैं, अगर करते हैं यस तो देन यस, अदरवाइज नो। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, पूछेगा कि एज आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डिवोर्स, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, उसके अंदर करना चाहते हैं कि यस, बहुत ध्यान समझिएगा, ये वाला जो कॉलन है वो उनके लिए है, ये वाला, आर यू आर सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, divorced women judicially separated from their husband and who are not remarried, ऐसी सभी women जो है हमारी महिलाएं हैं जो कि विडो कैटेगरी से आती हैं, डिवोर्स हो गया है और या जुडिशली सेपरेटेड होगी लेकिन उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो ऐसी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर एक रिजर्वेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इनके लिए एज रिलैक्सेशन हो जाता है, 35 ईयर्स होता है, ठीक है, 38 ईयर्स होता है, तो एज रिलैक्सेशन अप टू एज ऑफ 35 मिल जाता है। ऐसे केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर्स की जो एज है, ऐसे केस में अगर इसके अंदर आप आते हैं तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी आपको 35 ईयर्स तक के लिए आप फिल कर सकती हैं, ठीक है। ओबीसी में आते तो भाई 3 साल आप ऐड कर लो तो 38 हो जाएगा, ये यूआर कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। सेम ओबीसी के लिए फिर वो 38 हो जाएगा, ओबीसी के लिए हो जाएगा, और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हो जाते हैं तो 40 ईयर्स हो जाएगा एस सी एस टी के लिए। तो ये यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है इस कॉलम के अंदर। तो आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इफ यस देन यस, अदरवाइज नो, ठीक है। अगर आप इसके पहले क्लर्कल में, सीआरपी के क्लर्कल ग्रेड अर्लियर में अप्ली अप्लाई किया है, इसके पहले आपने एग्जाम दिया है, अपियर हुए, एग्जाम जाके दिया है, मतलब से अप्लाई नहीं किया, आप अपियर भी हुए हैं उस एग्जामिनेशन में, तो आपको उसकी डिटेल अगर आप यस करते हैं तो आप बताएंगे कि सबसे लास्ट अभी जो आपका आया है सीआरपी 11, ठीक है, इसके पहले जो आया था वो 10 था, तो क्या सीआरपी 10th में, 9th में, 8th में, कौन वाले साल में, किस वाले में आपने किया है, अगर आपने किया है या कितने अटेम्प्ट दिए हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है देन यू कैन गो विद द नो। अगर आपने 2 बार दिया है, सपोज सपोज मैंने अगर 2 बार दिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैंने क्लर्कल पोस्ट के लिए 2 बार एग्जाम दिया है, कौन कौन सा दिया है, मैंने एक ये दिया है और एक ये दिया है और एक ये दिया है। कैसे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबाकर दूसरे को सिलेक्ट किया, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो मैंने कंट्रोल के साथ किया, जिससे किया कंट्रोल के साथ किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए CTRL, आपके कीबोर्ड पे जो CTRL होता है, कंट्रोल प्लस सिलेक्ट करना है आपको माउस से,
तो आपने पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा चूज करने के लिए कंट्रोल प्लस सिलेक्ट करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने उसी हिसाब से सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। मुझे अगर ये और ये सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल करके मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आपने नहीं दिया है, सिंगल अटेम्प्ट दिया तो सिंगल अटेम्प्ट फिल करें, और आपने अगर इसके पहले नहीं दिया है तो नो के साथ जाए। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि भाई आपकी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन है तो इंडियन, अदर्स है तो अदर्स। ठीक है, फिर उसके बाद पूछता है कि आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आप किस स्टेट से, मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं उस स्टेट में ही आपको किसी भी जगह जॉब मिल सकती है, किसी भी टाउन डिस्ट्रिक्ट किसी भी जगह आपको मिल सकती है, उस अंडर द स्टेट ही आपको जॉब मिलेगी, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल आप उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए आप कहाँ से करना चाहते हैं, जिस भी स्टेट से करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि सेंट्रल आपका प्राइम, आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसका सेंट्रल आपको चूज करना है, कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम के कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है मेंस एग्जाम के लिए कौन सा सेंटर चूज करना चाहते हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा आई इंटेंडेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई कंफर्म द नेम ऑन दिस आईडी एंड द एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। आप जो आपके अकॉर्डिंगली आईडी प्रूफ आपको लेके जाने हैं उसमें दिया हुआ नेम, और उसमें दिया हुआ नेम और जो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो आपसे आईडी प्रूफ पूछेगा, वो पैन कार्ड भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी आईडी हो सकती है, तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा आइडेंटिटी प्रूफ जो इशू किया गया हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इशूड आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, एम्प्लॉय आईडी है, तो बहुत सारा बार काउंसिल कार्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा, जो भी आईडी का प्रूफ है आपको उसका नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद पर्सनल डिटेल पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी रियल है वो नहीं भरनी है, जो रियल मत का मतलब है जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आपके आईडी प्रूफ पर जो भी मेंशन है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। बहुत बार होता है कि जो रियल होती है और जो रिटन होती है कई बार डिफर होती है, तो जो भी रिटन है आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपको वही फिल यहाँ पर करनी है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप जो है जनरल है, जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल या अदर्स है। ठीक है, आप हैव यू ट्विन ब्रदर, अगर आप ट्विन ब्रदर हैं या सिस्टर है तो यस या नो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो पूछेगा, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, विडोअर है, डिवोर्स है, जुडिशरी सेपरेटेड है, वो पूछेगा। इसके बाद फादर नेम पूछेगा। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, फादर नेम भी आपको एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ही फिल करना है, वोटर आईडी के अकॉर्डिंग ही करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात कर लें फादर नेम करना है। मदर नेम भी फिल उसी के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है जो कि आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली है। उसके बाद अगर हम जाते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस प्रूफ आपको देना है जहां पर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस बाद में हो सकता है, जो आपकी आईडी में मेंशन है। ठीक है, तो वो वाला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर केवल यहाँ पर हाइफन बैक स्लेस ये सब काम नहीं करता है, तो आप जब भी आपको हाइफन या बैक स्लेस की नीड पड़े तो आप स्पेस दे दीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, सिर्फ आप स्पेस दे दीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नेम भर दीजिए, स्टेट पूछेगा, स्टेट भर दीजिए एंड देन पिन कोड अपना फिल कर दीजिए। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और जो है और परमानेंट एड्रेस जो है सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, आपको दो बार फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ पर रहते हैं और अभी जो आपका परमानेंट एड्रेस वो अलग है तो आपको दोनों अलग अलग भरना पड़ेगा, सेपरेटली भरना होगा। उसके बाद पूछता है एड्रेस ऑफ जीएसटी, आप कोई भी भर दें, यहाँ पर जीएसटी इन्वॉल्विंग हो गया। और इसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ जीएसटी उत्तर प्रदेश हो गया। अमाउंट आपका जो फीस है वो आपको इसने बता दिया कि 850 आपकी फीस है।
तो बिल्कुल आप वैलिडेट योर डिटेल्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट पे क्लिक हो गया यहाँ पर, ओके। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले आपने फोटोज बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, जहाँ आपने बेसिक इंफॉर्मेशन में नेम और मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, फिर फोटो अपलोड किए थे, सिग्नेचर अपलोड किए थे, डिटेल्स फिल की थी। अभी डिटेल्स में ही आपके आगे आता है, डिटेल्स में भी आपने सबसे पहले बेसिक डिटेल्स फिल की हैं, आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हुए, है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की कैटेगरी वाला आएगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपने ग्रेजुएशन किया, अगर आपने किया है तो बताएं किस चीज में किया है। आपने बीटेक किया है, बीई किया, बीएससी, बीकॉम, बीए, सीए, या अदर्स किया तो अदर्स पे भी जा सकते हैं। स्ट्रीम पूछेगा आपने किस स्ट्रीम से किया है, तो अगर आपने बीटेक किया तो आप उसकी स्ट्रीम देंगे इंजीनियरिंग है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप अपना जो भी बीट ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है उसमें जो डेट मेंशन है, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसमें जो डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली ही आप जाइएगा, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उठाइएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की डेट देख लीजिएगा, जो भी डेट मेंशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आपका आया था ये आपको वहां पर फिल करना होगा। क्लास क्या थी आपकी, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या पास थी, आप वो करें। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यस, अदरवाइज उस ऑप्शन को छोड़ दें, फिल करना जरूरी नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप उसे फिल करें, अदरवाइज छोड़ दें। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसको जरूर, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कोई कर रखी तो बिल्कुल फिल कर सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का और वर्किंग करने का बेसिक नॉलेज आपको है कि नहीं है, ये अगर है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। आप अगर यस करते हैं तो पूछता है किस चीज में, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिग्री है या डिप्लोमा है, या आपने हाई स्कूल या किसी क्लास में कंप्यूटर ले रखा था एज ए सब्जेक्ट। नो करते तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास डिग्री है क्योंकि कंप्यूटर में मैंने डिग्री पर क्लिक किया। कंप्यूटर नॉलेज और लैंग्वेज दोनों में मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, आप फील करना चाहते हैं करेंटली, अगर आप वर्किंग हैं कहीं पर भी, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, तो बिल्कुल आप यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर का मतलब है जिस कंपनी में भी आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, उस कंपनी का नाम फिल कर लेंगे आप। करिए, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपकी पोस्ट क्या है, आपकी रेजिग्नेशन क्या है, आप किस पोस्ट पर वहां पर काम कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है। पूछेगा आपसे कि करंट, आप यहाँ पर देखिए प्रेजेंटली वर्किंग है, यस, अभी भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं, तो नो करके डेट भरना होगा, ठीक है। कब से काम कर रहे हैं आपको ये बताना होगा। चलिए, चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी, जैसे किसी के परसेंटेज की बात हो रही थी कि अगर हम यहाँ पर देखिए, जो बच्चे यहाँ पर जिनके परसेंटेज पॉइंट्स में आते हैं वो जब फिल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये करके आपको पता होगा, एग्रीगेट मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। If fraction of percentage so right will be ignored, just like 59.9% will be treated as 60% and 54.9 will be treated as 55%, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप राउंड ऑफ में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए,
अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग में नॉट बी हेल्ड, हो सकता है ना हो, इन केस इट इज पॉसिबल टू होल्ड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर होती है, आर यू डिजायर टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, आप लेना चाहते हो, ठीक है। ये जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है वो मेनली एसटी एससी और रिलीजियस माइनॉरिटी या सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए होती है, फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए होती है। अगर यस करते तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या भरोगे, सेंटर भरोगे, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद पूछता है क्या आप पर किसी भी कोर्ट लॉ या ऑफेंस के अटेंड आप पर कोई भी केस वगैरह है, अगर है एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कोई भी लगा है तो यस करें, अदरवाइज उसको नो करें। अगर आप पे कोई चार्ज चल रहा है, ऑफेंस है, तो आप बिल्कुल उसको फिल करके यहाँ जरूर डिक्लेयर करें। अब आपसे पूछता है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, सपोज मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, फिर मुझे हिंदी लैंग्वेज क्या क्या आता है, मुझे पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है। उसके बाद मुझे दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश आती है। एक लैंग्वेज फिल करना कंपलसरी है, बाकी आप दूसरी फिल करें ना करें कोई चलेगा। तो यहाँ पर मुझे इंग्लिश आती है, मुझे पढ़ना बोलना लिखना तीनों आती है, तो मैंने कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि वन नेचर ऑफ ड्यूटी आपको फिल करना होगा यहाँ पर जॉब में, बिल्कुल नेचर ऑफ ड्यूटी मुझे करना होगा, तो मैनेज डिजिटल क्लासेस, सेव एंड नेक्स्ट, मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आपसे पूछता है कि आप बैंक की जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या रखना चाहते हैं, आप किस बैंक में आपकी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सबसे आखिरी ऑप्शन ये प्रेफरेंस पर अभी आप आ चुके हैं, आप कौन सी प्रेफरेंस के थ्रू जाना चाहते हैं। अब ये आप देख सकते हैं अपने स्टेट की वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप दिमाग लगा सकते हैं, आपको कौन सी बैंकिंग, आपका कोई जानने पहचानने वाले हैं तो आपको बता सकते हैं कि इस बैंक में क्या फैसिलिटीज है, सब बैंकों का अलग अलग है। ये आप अपनी प्रेफरेंस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं फिल करते टाइम कि जिस स्टेट से आप फिल कर रहे हैं वहां पर किसकी वैकेंसी जो है ज्यादा कम है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अगर हम बात करते हैं तो मैंने तो यूपी से फिल कर रहा हूँ जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब मैं कौन सी जगह से फिल करना चाहता हूँ। यूनियन बैंक ने काफी ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर इस वक्त दे रखी है, सेंट्रल बैंक भी एक अच्छी बैंक, सारी बैंक ही अच्छी होती हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जैसे जो भी आप सबसे पहले फिल करोगे वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक भी फिल कर सकते हैं आप लोग, कोई भी बैंक, यूको बैंक, whatever you want to fill, just fill it accordingly, ठीक है। तो मैं एक एक करके फिल करता जा रहा हूँ, ठीक है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ओवरऑल मेरा इस तरह से एक फॉर्म फिल करके आ गया, और ये फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर ओवरऑल फीस अनपेड आ रही, जैसे ही आप फीस पे कर देंगे पेड हो जाएगी, और जैसे ही आप फीस कर देंगे, अदरवाइज सारी डिटेल एक बार आप चेक कर लें कि आपके फॉर्म में भरी हुई सारी डिटेल सही है। अगर सही नहीं लगती तो आप बिल्कुल बैक जाएं और बैक जाके उसको दोबारा से चेंज करें, अगर बिल्कुल आप बैक जा सकते हैं। देखिए मैं बैक आ गया हूँ, मुझे और बैक जाना होगा तो मैं और बैक चला जाऊंगा, मुझे आगे जाना है तो मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, अगर सही है तो सिग्नेचर के नीचे यस करना होगा, आई एग्री एंड दिस इज आई एग्री करते हुए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना। यहाँ पर आपकी फोटो के नीचे भी आई कंफर्म होगा, बिल्कुल यहाँ पर भी आपको आई कंफर्म करना होगा। दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, बिल्कुल मेरी रजिस्ट्रेशन डिटेल का प्रीव्यू है, कहीं पर कोई एरर है नहीं। हाँ, यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है, आई एग्री आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड मी बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद द आईडी प्रूफ, इन दोनों में से कोई एक ही चीज फिल करनी है तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, है ना,
आईडी में कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स में मेट्रिकुलेशन में कुछ और है, तो आप फिर ये वाला फिल करेंगे। और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाना होगा अगर चेंज होता है। अदरवाइज सिर्फ आप इसमें से किसी एक ऑप्शन में क्लिक करना है, तीनों दोनों में से, नीचे के दोनों ऑप्शन में से। तो अभी मैंने जो डिटेल भरी है वो मेरी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। और अब मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करूंगा और ओके करूंगा। आर यू श्योर? बिल्कुल, मैंने कहा यस श्योर। अब यहाँ पर अभी तक आपने देखा कि सर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका अपलोड हुआ, तो सबसे आखिरी में अब आपका अपलोड होगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो बिल्कुल अब मैं यहाँ से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चूज करूंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से गिवन मेंशन, जो भी डिजायरेबल उसका साइज उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कर लिया था, तो वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। बिल्कुल ओके कर देंगे हम। उसके बाद वो दिख नहीं रहा प्रीव्यू, आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज वो अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम फाइल करना चाहेंगे तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन करेंगे, मैं इसको क्लिक करूंगा और मैंने इसको भी चूज कर लिया है। प्रीव्यू बोलेगा ओके, आई विल यहाँ पर ओके कर दूंगा। इसका भी चाहेंगे तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी कोड बोलेगा, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कोड फिल कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। उसने बोलेगा यस ओके, बिल्कुल सबमिट करना है अगर आपने सारी डिटेल फिल की है। कैप्चा फिल करते ही आप चले जाते हैं कहाँ पर, आप जाते हैं पेमेंट मेथड पर। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। कैप्चा के बाद आपका ये रिडायरेक्ट फॉर्म होगा, आपको यहाँ अपनी कार्ड डिटेल्स देनी होंगी, उसके बाद आपको यहाँ पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद डियर स्टूडेंट आप दोबारा से जाइएगा, कहाँ पर जाएंगे, दोबारा से आप जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आप पेमेंट करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको जरूर जरूर सेव करके रखना रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। फिलहाल मैंने अभी कोई पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको अपना पेमेंट डिटेल कर लेनी, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं बिल्कुल। और तो मेरे मोबाइल नंबर पे जो भी डिटेल दी गई थी मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर की, मैंने वो डाल दिया है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जो पासवर्ड दिया गया था मैं वो पासवर्ड फिल करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं सिक्योरिटी कोड फिल करूंगा और सबमिट करूंगा। देखिए पेमेंट पर रुका हुआ है, जैसे आप पेमेंट कर देंगे वैसे ही उसके बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन ये दिख रहा है, आप यहाँ से एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल ये अनपेड ही दिखाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं कुछ देर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेड हो जाएगा। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, प्रिंट एप्लीकेशन करके सेव कर लेना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा और इसको सेव एज पीडीएफ की तरह करके किसी भी जगह पर सेव कर लीजिएगा। दिस इज द ऑल प्रोसेस जो कि आपको याद रखना है, सारी डिटेलिंग आपको याद रखनी है। क्या चीजें आपको याद रखनी है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको 4 डॉक्यूमेंट रखने हैं अपने पास। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं आपके पास? आपको रखना है फोटोग्राफ, आपको रखना है सिग्नेचर, आपको स्लैब फॉर्म और डिक्लेरेशन, जिनका साइज दे रखा है, ठीक है। वो आपको मैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज याद रखनी है कि आप जब अपना ग्रेजुएशन की डेट आपको याद रखनी है कि आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ पासिंग क्या है, अगर आप फिल करते हैं तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आपको अपना वोटर आईडी या जो भी आईडी प्रूफ आप लगाते हैं वो आईडी प्रूफ का नंबर आपको अपने साथ रखना है और हर एक डिटेल को बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है, देख लीजिएगा एक बार। और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल, अगर कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं महेंद्र से और हम आपको गाइड करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।